हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ जो स्टूडेंट जेई मेन 2026 में देने वाले हैं उनके लिए रिवीजन की हम बात कर रहे हैं और क्विक नोट्स बनेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट काफ़ी कंसेप्चुअल और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए आप कंटिन्यूअस मेरे साथ बने रहेंगे, ओके? और समझेंगे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करते हैं। कठिन से कठिन क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे और बहुत कम टाइम में सोल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह का आएगा, जैसे चार्ज की बात है तो चार्ज में आप फार्मूला लिखते हैं Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। क्लियर है? अब चार्ज को आप पॉजिटिव भी करते हो और निगेटिव भी करते हो। तो पॉजिटिव को आप करेंगे माइनस एन इंटू ई जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, है ना? और इसको निगेटिव करेंगे, अब तो पॉजिटिव करेंगे प्लस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। बहुत सिंपल तरीका है ये, बहुत ओल्ड और बहुत सिंपल। जैसे मान लीजिए कि कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है। क्लियर? तो इसमें से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐसे भेजेंगे। तो सपोज दैट कि 10 इलेक्ट्रॉन भेजे आपने, सपोज दैट इज द 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस पे जो चार्ज होगा, चार्ज का अमाउंट जो होगा वो Q इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू ई मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इस पे कितना होगा बच्चों? Q इज इक्वल टू सिमिलर चार्ज प्लस 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये चार्ज हो गया, ओके? अब बात यहाँ पर है, मान लीजिए इसको बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं। तो ऐसा अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो मास ए का है, ए का मास वो घट जाएगा और बी का जो मास है थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में बढ़ेगा। ओके? तो आपको कोई पूछता है कि एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर में जो माइनस 19 कूलम जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन को है? एक इलेक्ट्रॉन का है। क्लियर है? तो 1 इलेक्ट्रॉन में यानी 1 कूलम में कितने होंगे? तो 1 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आएगा 6.25, है ना? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, क्या लिख सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? 1 कूलम्ब में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वांटाइजेशन टाइप का क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आएगा। ये बताना होगा कि मास बढ़ेगा कि घटेगा, चेंज करेगा कि नहीं करेगा। तो बिल्कुल चेंज करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट हो रहा है और इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का मास आप जानते हैं। क्लियर है? इसमें आता है कि 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है तो इसके बीच फोर्स लगती है। ठीक है? और इसकी जो फोर्स होती है वो किस तरह की होती है? अगर दोनों का चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इस तरह से बाहर की तरफ होगी। क्लियर? बाहर की तरफ होगी। अगर नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगी, अट्रैक्टिव होगी। तो इसकी जो फोर्स की जो वैल्यू हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं के Q1 Q2 और डिवाइड बटे आर स्क्वायर। आर क्या है? इसके बीच की डिस्टेंस है। और ये चार्ज कैसे हैं? पॉइंट चार्ज है। तो ये हो गई आर का स्क्वायर। ओके? इसमें क्या क्या देखने को आपको मिलता है? इसमें देखने को मिलता है बच्चों कि यहाँ पर मैंने मोड लगा रखा है। मोड लगाने का मतलब होता है कि फोर्स को हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे। फोर्स क्या रहेगी? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरी चार्ज निगेटिव है तो हम लोग ये लिखेंगे कि फोर्स की जो नेचर है वो है अट्रैक्टिव। बस ऐसे समझना है। फोर्स की जो नेचर होगी वो क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी। अगर दोनों पॉजिटिव है और दोनों निगेटिव है तो रिपल्सिव होगी, तो रिजल्ट ही पॉजिटिव आएगा। कंडीशन ये है कि अगर Q1 एक पॉजिटिव होगा दूसरा एक निगेटिव होगा तो निगेटिव फोर्स नहीं रखना है, इसको हमेशा मॉडुलस में रखना है, मतलब कि पॉजिटिव रखना है। ओके? यहाँ पर देखो K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, या ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 4 पाई ऑप्शन नॉट। इस दोनों बात एक ही हुआ। मीडियम में क्या होती है कि फोर्स बदल जाती है। तो फोर्स कैसी बदलती है जरा देखिए। इसमें जैसे एफ आपने लिखा है एयर के लिए, तो इसमें ऑप्सलन आर से डिवाइड करते हैं। ये ऑप्सलन आर क्या है? उस मीडियम का मान है जो फोर्स को डिक्रीमेंट कराता है। अगर दो चार्ज के बीच फिक्स डिस्टेंस पर आप अलग अलग मीडियम में रखते हैं तो फोर्स में चेंज आती है, मतलब कि डेंसर में फोर्स घट जाती है, अदर मीडियम में फोर्स घट जाती है। तो इसका काम है, जैसे ऑप्सलन आर 1 होता है किसके लिए? एयर के लिए। तो एयर के लिए 1 होगा तो अदर के लिए 1 से बड़ा होगा। समझ गए? तो अदर में क्या करेगा? ये वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगी? घटेगी। मतलब कि ऑप्शनल आर का काम है, किसी भी मीडियम में अगर आप रखते हैं तो फोर्स को उसी रेट से डिक्रीमेंट कराता है। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शनल आर की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो फोर्स कम होगी। इसका मतलब ये हुआ। चलो यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज, इसमें क्या करते हैं कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज में जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है, ठीक है? और एक चार्ज यहाँ पर है। क्लियर है? दो चार्ज हो गया, Q1 और Q2। और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, उसका नाम Q0 है। तो इसके चलते इधर फोर्स लगेगी डायरेक्ट, इसका नाम F1 हो गया। इसके चलते इधर फोर्स लगेगी जिसका नाम F2 हो गया।
तो हमें सर्च करना होगा इसके बीच का एंगल, ठीक है। उसके एंगल आपको दिया रहेगा कंडीशन के साथ। इसको मान लेते हैं डी और इसको भी मान लेते हैं डी। तो आपको पता है कि फोर्स क्या होगा, F1 इजिकल टू के Q1 Q0 डिवाइड बटे डी स्क्वायर। फिर F2 इजिकल टू जो हो गया वो के Q2 Q0 डिवाइड बटे डी स्क्वायर। अब इसे हमको सोल्व करना है। तो देखो भाई, सोल्व करने का कोई लफड़ा नहीं है, हमको दो वेक्टर का एंगल पता होनी चाहिए, दोनों का वेक्टर मालूम होनी चाहिए। तो रिजल्टेंट का फार्मूला लगाएंगे, खटाक से आंसर आएगा। क्या होता है भाई, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और cos थीटा। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन पूछता है, तो ये है डायरेक्शन अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 वेक्टर से रिजल्टेंट कितना डिग्री पर है। तो इसको सोल्व करने का तरीका है कि tan अल्फा इजिकल टू, यहाँ पर लिखेंगे F2 sin थीटा डिवाइड बाई F1 प्लस F2 cos थीटा। सिंपल, आप सोल्व कर दो इसे। क्लियर है, आगे बढ़े। ओके, अब मान लीजिए कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए। जैसे मान लीजिए कि इस तरह क्वेश्चन है, ये देखो, ये Q है बच्चों, ये भी क्या है, Q है। और यहाँ पर Q0 है, यहाँ पर क्या है, Q0 है। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी D है, ये भी D है। तो इसका फोर्स इधर हो गया और इसका फोर्स इधर हो गया। तो इस जगह पर जो फोर्स होगा, जैसे ये भी F हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा, और ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो F जो रिजल्टेंट होता है दो इक्वल वेक्टर का, जैसे F1 F2 F के बराबर है। तो आंसर हो गया cos थीटा बाई 2। ये याद कर जाना, बड़ा काम का है। क्या लिखा बच्चों, एफ आर इजिकल टू 2F cos थीटा डिवाइड बाई 2। ओके, यहाँ पर F क्या है, F है K और Q0 डिवाइड बटे डी स्क्वायर। ओके, और थीटा कितनी है, 60 डिग्री। तो आप लिखोगे 2F और cos 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, यहाँ पर लिखेंगे Q0 डिवाइड बाई डी स्क्वायर cos 30 डिग्री। ओके, बच्चों इसको लिखोगे 2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर अगेन √3 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा। इसको आप ध्यान से और सीरियसली इसको रिवीजन करो आप, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का रहेगा, जैसे कि मान लीजिए इस तरह से है, यहाँ पर Q है, यहाँ भी Q है, और यहाँ भी Q है, और यहाँ Q0 है। तो Q0 पे फोर्स निकालना है। ये भी A हो गया, ये भी A हो गया, ये भी A, ये भी A। तो इसके बीच का डिस्टेंस आपको मालूम हो गई, इसकी फोर्स कहाँ लगेगी, इधर। इसके बीच की डिस्टेंस आपको मालूम है, इसकी फोर्स कहाँ लगेगी, इधर। तो ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स सेम होगी, क्योंकि चार्ज चार्ज सेम है, डिस्टेंस डिस्टेंस सेम है। ये देखो, ये वाली डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है, तो ये डायगोनल है, वो √2 होती है। और इसकी रिजल्टेंट इधर होगी, इसका नाम F1 मानना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस बदल गया। सही बात, ओके। तो आप क्या लिखोगे, पहला काम करना है क्या, पहला देखिए काम करना है क्या, कि पहला इसका और इसका रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। ये वाला और ये वाला दोनों रिजल्ट निकालना है। तो आप ऐसा करो, इसको x मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा और मैं डिटेल में आपको समझाना चाहता हूँ। तो इसको आप करो क्या, Fx, ये हो गया रिजल्ट, इधर हटा दो इसको। Fx जो है Fy पर परपेंडिकुलर है, तो इसका एक रिजल्टेंट निकाल दो। तो क्या निकलेगा बच्चों, Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो रिजल्ट कैसे निकलती है इसकी जानकारी आपके पास है। F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, तो कितना मिल गया, F√2। ये मिल गया, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, ओके। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि F जो R है वो F की वैल्यू क्या होगी, Q0 डिवाइड बाई A स्क्वायर √2। अब कह रहा है कि इसके जो रिजल्ट है, इन दोनों का रिजल्ट कहाँ है, इधर है कि नहीं। इसका और इसका रिजल्ट कहाँ है बच्चों, इधर है। अब उसी पे पैरेलल है F1, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, F जो R है वो पैरेलल है किस पे, F1 पे। सही बात। तो क्या होगा, F जो नेट होगा कुछ ऐसा होगा, F नेट इजकल टू Fr प्लस F1। ओके, तो Fr इजिकल टू है बच्चों Q0 डिवाइडेड बटे A स्क्वायर प्लस F1 इजिकल टू क्या हो गया, F1 इजिकल टू क्या हो गया, के Q0 डिवाइडेड बटे A स्क्वायर, सॉरी A स्क्वायर इंटू 2 भी होगा, क्योंकि A√2 है डिस्टेंस। और बस इसको सोल्व करो। आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, Q0 डिवाइड बटे A स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसको आप लिख सकते हैं F, ये क्या है, F है, F √2 1 डिवाइड बाई 2, और ये हो गया आंसर F नेट।
अगर इसकी डायरेक्शन बात करें बच्चों, तो अल्फा इजकल टू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री होगी कि नहीं होगी। देखो ये है रिजल्टेंट, ये है पहला वेक्टर, तो ये बीचों बीच पास कर रही है, तो इसीलिए हो जाएगा 45 डिग्री। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ये आपको मैं थोड़ा सा आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाया हूँ, अभी और क्वेश्चन करते हैं इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि इस पे क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, ऐसा है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ क्यू है, क्लियर, और यहाँ पे जो है वो क्या है, क्यू नॉट है, लेकिन ये निगेटिव कर देता हूँ, तो कैसा फोर्स होगा बच्चों इसमें, फोर्स होगा कि इसके लिए सीधे बाहर की तरफ जाएगा, है ना, इसके चलते फोर्स कहाँ आएगा, अंदर आ जाएगा, दिख रहे हैं ना। इसका रिजल्टेंट कैसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, एफ रिजल्टेंट ऐसे पास करेगा, इसके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि वो 60 डिग्री है, ये पूरा 180, 60 घट जाएगा 120। इसमें क्या होगा कि अगर मैं इसका नाम 1 देता हूँ और इसका नाम 2 दे रहा हूँ, तो ये हो गया F2, ये हो गया F1, आप देखेंगे इसमें तो F1 F2 F के बराबर मिलेगा, और यहाँ मिलेगा K Q Q नॉट डिवाइड बटे ए स्क्वायर, अगर इसकी साइड ए है तो, सही बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरह से होगा, 2F cos 120 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो मिलेगा क्या, 2K Q Q नॉट डिवाइड बटे ए स्क्वायर cos 60 डिग्री। तो एफ रिजल्टेंट जो होगा वो हो गया आपको 2K Q नॉट डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो एफ रिजल्टेंट मिलेगा K Q नॉट डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये रिजल्ट हो गया। तो याद रखेंगे बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि अगर दो इक्वल वेक्टर हो, ये बार बार यूज होगा, याद रखना, दो इक्वल वेक्टर हो और उनके बीच की जो एंगल हो 120 डिग्री हो, तो उसकी जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा, किसी एक वेक्टर के बराबर आएगा। बड़ा काम का है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा है, क्वेश्चन में ज़्यादा यूज होगा। तो एक क्वेश्चन हो गया, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, यहाँ पर आप मान लो क्यू, यहाँ क्यू है, यहाँ भी क्यू है, क्लियर, और इसके सेंटर पर क्यू नॉट है, तो इसके सेंटर पर फोर्स निकालना है। देखो ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नियम के अकॉर्डिंग, ओके। तो ये जो फोर्स लगा रही है इसका नाम 1, इसका नाम 2 देता हूँ, इसका नाम 3। तो देखो ये जो फोर्स इस पर लगाएगी वो कहाँ लगाएगी, इधर लगाएगी, देखो ऐसे, तो इसका नाम F1। ये जो फोर्स लगाएगी वो किधर लगाएगी, इधर लगाएगी, इसका नाम है F2। ये जो फोर्स लगाएगी वो इधर लगाएगी, इसका नाम हो गया F3। ये वाला जो एंगल है वो है 120 डिग्री, इसकी वैल्यू F है, और इसकी भी वैल्यू F है, और इसकी भी वैल्यू F है। तो अब बताओ कि जो रिजल्ट होगा बच्चों वो कितना होगा, एफ आर इक्वल टू एफ होगी। तो नेक्स्ट जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा कि ये हो गई एफ आर इक्वल टू एफ, ये हो गया, यहाँ पर हो गया क्या, F3 इज इक्वल टू एफ, और यहाँ पर हो गया 180 डिग्री। तो नेट जो फोर्स है, नेट वो क्या होगी, एफ माइनस एफ, और ये होगा 0। सही समझा आप। सेम उसी तरह से अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर Q, यहाँ पे भी Q है, Q है, Q प्लस माइनस या प्लस माइनस सिमिलर नेचर का हो, अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, और यहाँ पर Q नॉट हो, ए है, ए है, ए है, ए है, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी सेम है, ये वाली इधर से डिस्टेंस भी सेम है, और यहाँ का डिस्टेंस, ये सभी डिस्टेंस सेम है। तो ये वाली जो फोर्स लगाएगी वो इधर लगाएगी, उतना ही मैग्नीट्यूड का ये इधर लगाएगी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये उतना ही मैग्नीट्यूड इधर लगाएगी, सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स ये इधर लगाएगी, कैंसिल हो गया। तो एफ जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से सेंटर में बहुत सारे फोर्सेस 0 होंगे, जैसे कि मान लो कि ये वाला, सॉरी ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर सेंटर पर ये, इसको फोर्स अगर हम बात करें, सेंटर पर निकालना है फोर्स, ये क्यू, ये भी क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू हो गया, ये ए, सब ए है, ठीक है, ये सेंटर हो गया। तो सेंटर पे क्या होगा कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी सेम होगी, तो ये 60 डिग्री बन जाती है, तो ए और ए सेम, ये वाली ऐसे, ऐसे आप ये कह सकते हैं कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है, तो सभी की साइड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो जो भी फोर्स होगी इस पे, क्यू नॉट पे,
इसके द्वारा इधर लगेगी तो इसके द्वारा इधर लग जाएगी, है ना, तो कैंसिल हो जाएगी। सेम ये इस पे इधर फोर्स लगाएगी, सेम ये इधर इस पे फोर्स लगाएगी, कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। ये इस पे फोर्स इधर लगाएगी तो ये भी इस पे फोर्स इधर लगाएगी, कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। तो इस पे अगर हम बात करें एक क्वेश्चन की, ऐसा क्वेश्चन है, ये हेक्सागोन, ये साइड ए है, सबकी साइड ए है, और यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ माइ प्लस क्यू है, यहाँ भी प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ क्यू नॉट है। तो इसके जो द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इधर, और इसके द्वारा जो फोर्स लगेगी वो इधर, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से इसके द्वारा जो फोर्स लगेगी इस पे इधर, और ये फोर्स लगाएगी इधर, ये हो गया कैंसिल। सेम ये फोर्स इधर लगाएगी, समझ लेना, ये फोर्स जो है इधर लगाएगी, उसी तरह से ये भी फोर्स उधर ही लगाएगी। मतलब कि इधर जो फोर्स होगा वो प्लस चार्ज के बीच होगा और माइनस वाला भी होगा। तो यहाँ पर जो एफ सेंटर है वो जुट जाएगा, एफ प्लस प्लस एफ माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे के क्यू, इसका फोर्स के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बटे ए स्क्वायर प्लस के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बटे ए स्क्वायर। एफ सी इक्वल टू, यहाँ पे होगा बच्चों, दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देंगे, 2 × 1 डिवाइड बाई 4 पाई ऑप्सलन नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे ऐसे मिलेगा, क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई ऑप्सलन नॉट ए स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर। उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं बात करूँ कि वेक्टर फॉर्म में, तो इसको लिख सकता हूँ के क्यू नॉट, सॉरी क्यू क्यू नॉट 2 पाई ऑप्सलन नॉट ए स्क्वायर आई कैप एलोंग एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस तरह का सवाल है यहाँ पर, और इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है, कई तरह से रह सकता है क्वेश्चन। यहाँ पर क्यू, यहाँ भी क्यू रख लीजिए, यहाँ भी क्यू रखिए, यहाँ भी क्यू रखिए, और यहाँ पर रख लीजिए क्यू नॉट, क्यू नॉट को यहाँ रखिए, यहाँ क्यू नॉट को रखें। तो देखो इसके द्वारा जो फोर्स इधर लगेगा, इधर ये वाला फोर्स उसको कैंसिल करेगा, तो ये वाला तो खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म। अब बच गया दो चार्ज, तो ये वाला चार्ज का फोर्स होगा इधर, और ये वाला चार्ज का फोर्स होगा इधर। क्लियर है। अब इसकी जो डिस्टेंस है डी है, इसकी भी डिस्टेंस क्या मानेंगे डी, और दोनों को फोर्स को मान लेंगे सेम, मानना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि ये मानेंगे थीटा, ठीक है, तो थीटा मानेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको पता है, थीटा हो जाएगा, ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये जब थीटा हो जाएगा ना, जैसे कि ये थीटा हो जाएगा, अब ये है ए, ये कितना है a/2 है, तो ये वाला आसानी से निकल जाएगा। देखो डी, डी कैसे निकलेगा, डी निकलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर मिलेगा 5a² डिवाइड बाई 4 अंडर रूट, डी का वैल्यू मिल गया। देखो ये डी मिल गया, है ना, डी मिल जाएगा, तो उसके बाद क्या करेंगे, ये थीटा का कैलकुलेशन करेंगे। थीटा भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये थीटा है, ये थीटा है, या थीटा/2 मान सकते हैं, या थीटा मान सकते हैं, ठीक है। तो अब इस थीटा को आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसको मानेंगे थीटा/2 मान सकते हैं, ये वाला पार्ट्स को थीटा/2, और उसके बाद कॉस थीटा कैलकुलेट कर साइन थीटा कैलकुलेट कर आप एंगल निकाल लेंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं कि एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाइए। अब कॉस थीटा में क्या थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, तो F1 F2 तो दोनों बराबर है, तो डायरेक्ट रिजल्ट निकलेगा FR इज इक्वल टू 2F कॉस थीटा डिवाइड बटे 2, ये आंसर हो जाएगा। और आपको साइड दिया हुआ है तो थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का मतलब यहाँ पर ये है कि नेट फोर्स को क्या करना है, जीरो करना है। आप न्यूटन मोशन में पढ़े होंगे, इसका मतलब है कि जो एक्स में जो फोर्स है उसको जीरो करिए, फिर वाई में जितने भी फोर्स है उसको जीरो कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसमें इस तरह से है, सेलिंग है और दो बॉल है, दोनों बॉल को इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से हैंग कर दिए हैं, और उस पर क्या कर दिए हैं, इक्वल अमाउंट का चार्ज रख दिए हैं, सेम नेचर का चार्ज रखे हैं।
तो हैंग करने के बाद कुछ इस तरह से वो बन जाएगा। इसका अपना मास है बिल्कुल, इस पे चार्ज है बिल्कुल, इस पे भी क्या है, मास है और यहाँ पर चार्ज है। क्लियर? और इसके बीच का एंगल है 2 थीटा, तो इधर से थीटा और फिर इधर से भी थीटा। इसकी लेंथ कितनी है, एल है। तो इससे तमाम टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, एडवांस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके बीच की दूरी अपना कुछ अपना ले लेते हैं, क्या डी ले लेते हैं, कुछ डी क्वेश्चन डिस्टेंस ले लेते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एम जी फोर्स लगेगी बिल्कुल, दूसरा क्या लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी बिल्कुल, और ये टेंशन टी है, तो इस पर अगर डॉट 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 ऐसे कर दें, यहाँ तो थीटा लेना पड़ेगा, तो टी का कॉम्पोनेंट टूट जाएगा टी कॉस थीटा, और इधर टूट जाएगा टी साइन थीटा। क्लियर है? तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ मैं, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ पर लिख सकता हूँ टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ। क्लियर है? दोनों को डिवाइड करेंगे, इसको और इसको डिवाइड करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आती है। फर्स्ट में सेकंड में फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको tan थीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एम जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी काम का है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ डिवाइड बाई एम जी, इस तरह से एक रिजल्ट आएगा। क्लियर है? इसमें टेंशन अगर बात करेगा तो दोनों को स्क्वायरिंग ऐडिंग करो, इसको और इसको बच्चों स्क्वायरिंग ऐड करो, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या मिलेगा बच्चों, एम जी इसका स्क्वायर प्लस एफ इसका स्क्वायर। यहाँ पर सोल्व करेंगे तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू मिल जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, टी इज इक्वल टू मिल जाएगा एम जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टेंशन और यहाँ पर मिल जाएगा थीटा। अब थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग देखो क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना रहा हूँ, जेई एडवांस टाइप, जेई एडवांस टाइप क्वेश्चन जरा देखो। ओके, इसमें क्या है कि जैसे कि ये है, अब इसको हम क्या करते हैं कि एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ा देते हैं, मतलब कि ये भी वेलोसिटी से आगे तरफ जा रहा है। मान लो कि ये जो बॉल है बच्चों, ये भी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। क्यों जा रहा है? बॉल ऐसे लिखता हूँ, बॉल मूव्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज बिकॉज चार्ज लीक, बिकॉज चार्ज लीक, चार्ज लीक कर रही है, तो कांस्टेंट रेट से करेगी। तो अब ये जो चार्ज लीक करेगी ना, तो क्या होगा कि एक नया डिस्टेंस पर आ जाएगी, नया डिस्टेंस पर आएगी बिल्कुल। तो मान लेते हो ऐसे ये नया डिस्टेंस पर आ गई, और नया डिस्टेंस क्या है, इसके बीच की दूरी, नया डिस्टेंस एक्स है। तो ये क्या हो गया, ये है थीटा, ये भी है थीटा, और यहाँ पर सेम वही कंडीशन लगेगी। कंडीशन क्या लगेगी, tan थीटा इज इक्वल टू एफ डैश डिवाइडेड बाई एम जी। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू एफ डैश का मतलब होगा के क्यू इन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। क्लियर है? अब tan थीटा जो है बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब जरा देखो, साइन थीटा में फार्मूला लगाते हैं, तो ये हो गया, ये जो लेंथ होगा वो x/2 होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये l क्या है, हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर साइन थीटा के बदले हम लिखेंगे, देखिए पहले के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। ओके, तो इसकी जगह पर साइन थीटा की जगह पर लिखेंगे एक्स, ओके, डिवाइड बाई 2 इजकल टू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ओके, तो यहाँ पर एक और लाइन लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या कि जो एक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू के पावर 2/3 है, ये भी लिख सकता हूँ। ओके, नहीं तो लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि क्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के पावर 3/2। अब इसको क्या करता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ दोनों तरफ, डी क्यू अपन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3/2। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, इसमें अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कुछ इस तरह से मिलेगा 3/2, और इसमें एक्स के पावर 3/2 -1 इंटू डी एक्स अपन डी टी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो गया, डी क्यू अपन डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 3/2 एक्स के पावर 1/2 इंटू भी, ये भी हो गया। क्लियर है? तो आप कई तरह का जवाब दे सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट रेट है, क्या है बच्चों, कांस्टेंट रेट, तो करंट कांस्टेंट है, तो देखो एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है जो एडवांस लेवल आप कर सकते हो, कि जो भी है इंटू एक्स के पावर 1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो भी है, भी वो क्या है, एक्स के पावर 1/2 है। बड़ा इंटरेस्टिंग है रिजल्ट, आप जैसा भी बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इसी में जवाब एक लेते हैं, एक नया क्वेश्चन इस तरह से कि ये सिंपल इसी तरह से सिंपल बॉल रेजिमेंट है जो इस तरह से है, तो अर्थ पे है तो ऐसा है थीटा, ये भी क्या है थीटा। अब ये अर्थ पे है तो एम लगा हुआ है, बिल्कुल इस तरह से बैलेंस है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, इससे इलेक्ट्रिक लग रही है। लेकिन जैसे ही इसको ये अर्थ मान लो, ये है अर्थ पे, अब इसको मान लो बच्चों कि स्पेस में चला गया। स्पेस स्पेस का मतलब यहाँ पर जी इक्वल टू जीरो है, मतलब एम जी इक्वल टू जीरो है। तो एम जी तो जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो नहीं है, क्योंकि वो स्पेस में उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है अगर स्पेस में आप उसको लेकर जाते हैं। तो उसमें जो होगा कुछ इस तरह से होगा डायग्राम में, ये हो गया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, इधर भी क्या लग रही है इलेक्ट्रिक फोर्स ही लग रही है, और इसमें टेंशन लगेगी टी, रस्सी में ये भी टेंशन लगेगी टी, और एम जी नहीं लगेगा तो इसके बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब कि जो टू थीटा था वो 180 डिग्री हो जाएगी, मतलब कि थीटा जो होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी। देखो ये टू थीटा थी ना, तो कुछ थीटा इस तरह से हो जाएगी, और टेंशन की जो वैल्यू होगी, टेंशन की वैल्यू वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगी, और कितना हो जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 12 स्क्वायर, क्योंकि ये लंबाई एल है तो ये भी लंबाई एल है, तो पूरा यहाँ से जो डिस्टेंस होगी डी वो कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। आया समझ में, क्लियर है। अब मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो पहली बात समझेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और हम एक रीजन कंसीडर कर लिए हैं, एक इमेजिनरी रीजन है, तो इसके अंदर कहीं भी या इसके सतह पर अगर एक हम चार्ज रखते हैं तो इस चार्ज पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। अगर ये चार्ज निगेटिव है तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगी, तो इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यह एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, कंसेप्ट जो है ये इमेजिनरी है। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ से बहुत सारी लाइनें निकलेगी। कितने लाइनें निकलेगी, इनफाइनाइट लाइन निकलेगी, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। अब ये चार्ज जो है पॉजिटिव है तो फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ है। ऐसा क्यों, क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ लगा है। अगर निगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, तो फील्ड भी क्या हो गया, अंदर की तरफ हो गया। कितने लाइनें होगी, तो इनफाइनाइट लाइनें होगी। क्लियर है, इनफाइनाइट लाइनें होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, तो इसमें कितने लाइनें होगी, तो जितना लाइन यहाँ से निकलेगी उतना ही लाइन इसमें आएगी। तो नंबर ऑफ लाइन्स दोनों का क्या होगा, सेम होगा, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो, सेम हो। लेकिन जैसे ही आइसोलेटेड हो, मतलब सिर्फ एक ही चार्ज हो, तो वहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात, एकदम सिंपल बात। सॉरी, ये अंदर की तरफ होगा। इस तरह से आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ये बाहर की तरफ है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको क्या होती है कि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कट नहीं करती है। एक तो ये प्रॉपर्टीज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये प्रॉपर्टीज है कि कोई अगर मेटल है, जैसे मान लीजिए मेटल है, तो मेटल के सरफेस पे अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है सतह पर, तो ये फील्ड लाइन नहीं होगी। क्या होगी, इस तरह से होगी। देखो ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे क्या निकल गई, परपेंडिकुलर निकल गई, तो यही होगी। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे कि ये वाली नहीं होगी, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जीरो होती है और यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि संभव नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपको क्वेश्चन आता है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक चार्ज दे देगा क्यू, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दे देगा ई, उसका मैग्नीट्यूड ई है, तो इस पे फोर्स जो हो जाएगा वो एफ फिजिकल टू क्यू इंटू ई हो जाएगा। और इस पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी, और ई इजिकल टू एफ वेक्टर डिवाइड बाई क्यू, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगी तो उसका मास होगी, तो मास होगी तो एम ए लिख देंगे, एफ इक्वल टू यहाँ पर क्यू इंटू ई लिख देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एसेलरेशन, मतलब कि किसी चार्ज पार्टिकल में ये एसेलरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है बच्चों, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब देखो ये जो एसेलरेशन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एसेलरेशन है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एसेलरेशन के लिए आप कुछ काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़े हैं, जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसको आप आसानी से एग्जाम में यूज कर सकते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस वन डिवाइड बटे ए टी स्क्वायर, जहाँ जहाँ एसेलरेशन है वहाँ वहाँ पे ये आप पुट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ एसेलरेशन है वहाँ वहाँ पुट करना है।
और पुट करेंगे तो आपको एक अच्छा सा फार्मूला बन जाएगा और काफ़ी क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। अब आते हैं बच्चों, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे कि इस तरह से एक प्लेट दे देगा ऐसे, जैसे यहाँ प्लस दे दिया चार्ज प्लेट पर और यहाँ पर चार्ज दे दिया माइनस माइनस चार्ज दे दिया, तो क्या होगा कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और माइनस में चली जाएगी। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो। और यहाँ से किसी चार्ज पार्टिकल को आप रिलीज करना है, तो कई सारे चार्ज पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं, एक प्लस, एक माइनस और एक है न्यूट्रल। एक क्या है? न्यूट्रल कोई चार्ज पार्टिकल। मान लीजिए कि ये एक चार्ज पार्टिकल है जो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को देखेंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि न्यूट्रल पर कोई चार्ज नहीं है, तो सीधा चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में अगर सीधा जाती है तो ये कौन सा पार्टिकल है? न्यूट्रल है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या होगा? ये पॉजिटिव प्लेट इसको ठेल देगा और ये नेगेटिव प्लेट इसको खींच लेगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करेगी तो इस चार्ज पे इस फील्ड के द्वारा फोर्स ऊपर लगेगा, तो इसका रास्ता कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये कौन सा पार्टिकल है? ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। मतलब कि आप इसको प्रोटॉन कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? न्यूट्रॉन कह सकते हैं। और यहाँ देखिए ये ऐसे जाएगी, ऐसे तो ऐसे जाएगी, तो इस तरह से घूमने लगेगी यानी ऐसे, और इस तरह से आएगी। अब ये नहीं कहना है कि कट कर रही है, अलग अलग दिखाया गया है। तो ये हो गई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बच्चों इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, अगर आप कहो तो मैं इसको डिस्कशन करूं क्वेश्चन को। देखो क्या है कि इसका लेंथ हम मान लेते हैं एल, ध्यान देना, इसका लेंथ मान लिया मैंने एल, और ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रही है और इस तरह से उसका पाथ बना रही है। तो इसका इनिशियल जो मोशन है वो इधर है, तो ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा। क्लियर है? और यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स में यू है और वाई में इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि जा रही है इधर। तो इसमें हम कांस्टेंट इक्वेशन का मोशन लगाकर और इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या इक्वेशन में कैलकुलेट करूँगा कि ये कितना हाइट ऊपर गई है। ध्यान देना बच्चों, इनिशियल जो पाथ है उससे कितना ऊपर गई है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? इसमें पहली बात कि एक्सेलरेशन लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? क्यू ई डिवाइड बटे एम, ये एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1 डिवाइड बटे 2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है? v है, यहाँ पर t है, और x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। आप थोड़ा समझिए, क्योंकि x एक्सिस में कोई फोर्स है ही नहीं, फोर्स तो y एक्सिस में लगा हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए एक्स इक्वल टू 0 है और ई जो एक्सेलरेशन है वो y में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसर है? y में है। समझ में आई बात? तो आप यहाँ पर x इक्वल टू क्या लिख देंगे? v इंटू टी लिख देंगे। तो t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x डिवाइड बटे v लिखेंगे। क्लियर है? और ये t इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी लिखा हुआ है? l लिखा हुआ है, तो l डिवाइड बटे v लिख देंगे बच्चों। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मोशन एलोंग वाई एक्सिस, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी 1 डिवाइड बाई 2 ए वाई टी स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y में क्या है? 0 प्लस 1 डिवाइड बटे 2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बटे 2 ए वाई के बदले लिखेंगे क्यू ई डिवाइड बाई एम इंटू टी के बदले लिखेंगे एक्स डिवाइड बटे वी इसका स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू मिल गया क्यू ई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2m v का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? तो ये आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर है, और ऐसा कंसेप्ट आपको एग्जाम में आएगा, जो जेईई मेन का एग्जाम देगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप मान लीजिए। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पर अगर कोई एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस प्लस क्यू चार्ज के चलते यहाँ पे एक पॉइंट है और r डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या होगा? तो फार्मूला है ई पी इक्वल टू 1 डिवाइड बटे 4 पाई ऑप्शन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बटे आर स्क्वायर। मतलब कि ई पी इज इक्वल टू, इसका मतलब आप समझते हैं, के, और यहाँ पर हो गया क्यू डिवाइड बटे आर स्क्वायर। इसमें अगर ग्राफ देखेंगे आप तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दिखाते हैं, इधर आर का दिखा रहे हैं, तो आर का दिखाएंगे तो कैसा होगा? इस तरह से ग्राफ होगा, दिख रहे हैं ना? अगर आप इसी में क्यू को दिखाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये क्यू वाला हो गया है ना। तो जितने ज़्यादा चार्ज रहेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और जितने दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान उतना ही घटेगा। ये सिंपल है एक फार्मूला यहाँ पर। अब इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मल्टीपल चार्जेस के लिए तो काफ़ी आसान है, मल्टीपल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। मल्टीपल चार्जेस में करना कुछ नहीं बच्चों, इस यहाँ पर क्या करना है कि एक चार्ज यहाँ पर है जिसका नाम Q1 है, एक चार्ज यहाँ पर है जिसका नाम Q2 है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसके चलते आप फील्ड निकालो, सीधे इधर ले लो, इसका नाम E2 हो गया। इसके चलते आप फील्ड निकालो इस जगह पर, सीधे E1 हो गया, दूर चला जाएगा। इसके बीच का एंगल थीटा अपना दिया रहेगा। सपोज दैट ये D1 है, ये क्या है? D2 है, तो आपको E1 हो जाएगा
Q1 डिवाइड बटे D1 का स्क्वायर, अगेन E2 इज इक्वल टू हो जाएगा K Q2 डिवाइड बटे D2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा R रिजल्टेंट, यहाँ पर मान लीजिए कि ER एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो आप फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि आप 11th में पढ़े हैं, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 और cos थीटा, और ये हो जाएगा रिजल्ट यहाँ पे। अब मान लीजिए कि आपको पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हो गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी क्यू चार्ज है, लेकिन ये माइनस है, और यहाँ पर एक पॉइंट पी है। तो इसके चलते फील्ड किधर होगी? इधर होगी, बिल्कुल। इसके चलते फील्ड कहाँ होगी? इधर होगी, बिल्कुल ऐसे होगी। और ये क्या हो जाएगा आपको? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। ये हो गया ई, और ये हो गया पी, ई पी हो गया, ए हो गया, ए हो गया, और ए हो गया। ई पी इक्वल टू के हो गया, क्यू हो गया, डिवाइड बटे ए स्क्वायर हो गया। सॉरी, ई वन हो गया, और वहीं वैल्यू E2 भी हो गया। तो इक्वल वेक्टर के लिए रिजल्टेंट हमने बताया था आपको कि 2 लिखना है, ई लिखना है, और कॉस थीटा बाई 2 लिखना है। तो ई का बदले हो गया के क्यू डिवाइड बटे ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस 120 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर मिलेगा क्या? के क्यू डिवाइड बटे ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू ये कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। याद रखना बच्चों, सिर्फ एंगल का डिवीजन है। तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 के क्यू डिवाइड बटे ए स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो मिलेगा के क्यू डिवाइड बाई ए का स्क्वायर। सेम वैसा ही आपको बहुत सारे सवाल इस पे मिलेंगे जो सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा फैक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये है एक, ये बहुत फेमस है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट है, पी है, पी पॉइंट यहाँ पर रख दिया मैंने, यहाँ पर एक चार्ज रखा हूँ, यहाँ एक चार्ज है, यहाँ एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है। यहाँ मान लीजिए कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, सबकी साइड क्या है? ए है। तो बेसिक मैथमेटिक्स से आप जानते हैं कि यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, ये वाली। तो इसकी साइड ए है, तो इसकी भी साइड क्या होगी? ए होगी। तो सभी की साइड जो है, जो साइड है वो सब ए होगी। अब सिमेट्री के अकॉर्डिंग ये जो है चार्ज, इस पे फील्ड, इस सेंटर पर फील्ड इधर की तरफ लगाएगा, तो ये जो चार्ज है सेंटर पर फील्ड इधर की तरफ लगाएगा। सेम उसी तरह से ये जो चार्ज है सेंटर पर फील्ड इधर की तरफ लगाएगा, वैसा ही ये वाला चार्ज सेंटर पर इधर की तरफ फील्ड लगाएगा। तो ये सब जो है ये कैंसिल कर देगा। देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, और ये भी कैंसिल हो गई। सिर्फ बच गई कौन? ये वाली। ये चार्ज इस पे फील्ड का डायरेक्शन इधर देगा। तो ई पी इक्वल टू हो गया के क्यू डिवाइड बटे ए स्क्वायर, और यही हो गया आंसर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एक रेन ड्रॉप्स है, यह एक रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप है, और ये अर्थ साइड से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से ई दिया गया है। इसका चार्ज क्यू है और इसका मास एम है। तो क्या क्या हो सकता है इस ड्रॉप पे? एक तो एम जी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, एफ नीचे लगा एम जी, ऊपर लगेगा क्यू। और क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा कि यह रेस्ट में है। किसमें है? रेस्ट में, तो स्टेशनरी है। तो आप देखो कि आपको ये मालूम चला कि एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई ऊपर है, और नीचे क्या है? एम जी है। तो वाई में जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो क्यू ई माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो क्यू ई इक्वल टू एम जी हो गया। तो एम इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बटे जी हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या रहता है, इसकी रो डेंसिटी दिया रहेगा, तो कहेगा कि रेडियस क्या होगा? तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास डिवाइड बटे वॉल्यूम होता है। मास क्या है? मास है आपका क्यू ई डिवाइड बटे जी। वॉल्यूम रेन ड्रॉप का क्या होगा? 4/3 पाई आर और क्यू। तो आपको मिलेगा डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइड बटे जी, और ऊपर चलेगा 4 पाई आर का क्यूब। तो आर इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 3 QE डिवाइडेड बटे 4 पाई जी रो, इसका पावर 1/3। ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ इस पर सभी पे क्वेश्चन आया हुआ है, और जेई मेन के लिए आपको काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर। मान लीजिए कि यह एक चार्ज स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर है, और इसमें स्मॉल एक आर लिया हूँ, जो आउटसाइड हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है, और सेंटर पर भी आ सकता है। स्मॉल आर चेंज करते रहेगा। इस पे प्लस क्यू चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे ऐसे। तो क्या होगा कि इस प्लस चार्ज से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के डायरेक्शन में ऐसे आउटवर्ड डायरेक्टेड होगी। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेता हूँ और इसका चार्ज है वो प्लस क्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं आउट की बात करूँगा तो क्या मिलेगा, के क्यू डिवाइड बटे आर स्क्वायर। अगर सरफेस पे बात करेगा ऑन तो ये होगा के क्यू डिवाइड बटे कैपिटल आर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर आर जो है वो आर के बराबर हो जाएगी और यहाँ पे आर ग्रेटर देन आर है, आउटसाइड हो गई। एक इसमें एक और बात है कि जैसे ई इन आप लिखेंगे, ई ऑन तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। और सिग्मा जो होगा इस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो कैलकुलेट करते हैं वो क्यू डिवाइडेड बटे एरिया लिखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू को अगर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर से रिप्लेसमेंट करते हैं, इस क्यू को आप यहाँ पुट करेंगे बच्चों, तो मिलेगा क्यू ऑन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बटे 4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट और क्यू के बदले लिखेंगे सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। इस क्यू को यहाँ पुट कर दिया तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो ई ऑन का रिजल्ट है वो सिग्मा डिवाइड बटे ऑप्सिलॉन नॉट आता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा पर डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा सिग्मा होगी उतनी ही ज़्यादा फील्ड होगी। तो सतह पे सबसे ज़्यादा फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड जो होगी वो जीरो होगी, 1 डिवाइड बटे 4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इनटू, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंदर में फील्ड जीरो होती है। उसी तरह से सेंटर पे भी फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। तो क्या मिला आपको ग्राफ से अगर आप दिखाना चाहेंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया आपको आर, ये फील्ड हो गई। तो सेंटर पर जीरो है, अंदर में जीरो है। कहाँ तक जीरो है, सतह की इन साइड तक। ये सतह है उसके अंदर तक जीरो है। और एक बार एक फील्ड क्या होगा, सतह पे सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर घटने लगेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं आर लेस देन आर, इसको लिख सकते हैं आर ग्रेटर देन आर। ये हो गया ई इन, ये हो गया ई सेंटर, ये हो गया ई ऑन, ये हो गया ई आउट। इस तरह से इसको दिखाया जाएगा ग्राफ को, और ये ग्राफ भी कई बार पूछ चुका है। उसी तरह से जो नेक्स्ट है वो है आपको यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इसमें क्या है बच्चों, अब पहले वाला में डायग्राम में क्या अंतर है कि इसके अंदर तक चार्ज रहेगा। नॉन कंडक्टिंग है, याद रखना, कंडक्टिंग नहीं। कंडक्टिंग में नेट चार्ज जो होगा अंदर में जीरो हो जाता है। ये कैपिटल आर इसकी रेडियस हो गई, सतह पे भी रहेगा, सतह पे रहेगा और अंदर भी रहेगा। अगर यही मेटल स्फीयर हो जाएगा ना तो सारे चार्ज सतह पे चले जाएंगे, अंदर में नहीं रहेगा। ये एक प्रॉपर्टीज है। यहाँ पर क्या हो गया, ए स्मॉल आर है, ये पॉइंट है। इसमें जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिखते हैं, रो लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, रो, और इसकी रेडियस आर, और इस पर चार्ज कितना हो गया, क्यू। तो इसका जो ई ऑन होगा ना सेम पहले ही जैसा होगा, 1 डिवाइड बटे 4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। पहले जैसा होगा बिल्कुल, कैपिटल आर स्क्वायर। ई जो आउट होगा ये भी रिजल्ट पहले जैसा ही होगा, 4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें ई इन जो होगा 1 डिवाइड बटे 4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर डिवाइडेड बटे आर का क्यूब। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ई इन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आर हो जाता है। तो ई सेंटर जो होता है वो जीरो होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेई मेन एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। अब इसकी खास बात देखो यहाँ पे कि जो ई ऑन है बच्चों, ई ऑन मैंने लिखा है 1 डिवाइड बटे 4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बटे आर स्क्वायर। इसको मैं क्या करता हूँ कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जो होता है वो चार्ज बाई वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम हो गया कितना, 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। मतलब कि क्यू इक्वल टू आप लिख सकते हो बच्चों रो इंटू 4 डिवाइड बटे 3 अब पाई आर का क्यूब। अब इस क्यू को आप यहाँ पुट कर दो तो आपको मिलने वाला है ई अन 1 डिवाइड बटे 4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इंटू मिलेगा आपको रो इंटू 4 डिवाइड बटे 3 और पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे तो आप कुछ इस तरह से मिलेगा, ई ऑन इक्वल टू, इस कैंसिल होगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पाई से यहाँ 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा रो आर डिवाइडेड बटे 3 ऑप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसका ग्राफ कोई कहे कि इसका ग्राफ क्या होगा, तो एक रफ डायग्राम अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ यहाँ पर तो किस तरह से मिलेगा। ये स्मॉल आर हो गया बच्चों, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गया। तो सेंटर पर जीरो है, अंदर में स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद क्या है, आर बराबर आर पर सबसे ज़्यादा है और उसके बाद ये घट रहा है। तो आर ग्रेटर देन आर लेस देन आर, ऐसे ये सेंटर हो गया। ये हो गया ई इन डायरेक्टली पोर्शन आर। उसके बाद ये क्या है, ई ऑन, ये क्या है, ई आउट 1 बाई आर स्क्वायर। इस तरह से है, क्लियर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मली चार्ज का और चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का। और यूनिफॉर्मली चार्ज में जो सॉलिड स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, अब इसमें क्या है बच्चों, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेंथ में
कि इस तरह से एक एल लेंथ रहेगा, इस पे ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, क्लियर है। और यहाँ से एक लाइन आएगी और इस पर यहाँ पर पी पॉइंट है, इसी पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इसकी लंबाई जो है वो एल दे रखा है, ये आर लेंथ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से डॉट लाइन मिलाएंगे, इसको एंगल अल्फा, इसका एंगल ले लेते हैं बीटा। दो एंगल ले लिया मैंने, अल्फा और बीटा। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। तो इस पी पॉइंट पर जो फील्ड लिखेंगे वो लिखेंगे, रिजल्ट इसका लिखेंगे वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई ऑप्सिलॉन नॉट इनटू साइन, साइन लिखेंगे और दोनों एंगल का सम कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये रिजल्ट होगा। और डिवाइड बटे आर होगा, ये रिजल्ट होगा। अब इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से सजाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ मैं, ई पी इजिकल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 पाई ऑप्सिलॉन 0 नीचे में हो जाएगा, और साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बटे 2, और यहाँ पर क्या होगा, आर हो जाएगा, है ना। अब इसी को हम लोग के लिखते हैं, तो के लिखते हैं 2 के लेमडा डिवाइड बटे आर, 1/4 पे ऑप्सिलॉन 0 को के लिख दिया, और आर हो गया, और यहाँ पर हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2। तो ज़्यादातर हम लोग को ये पूछता है इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला, फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर, फॉर इन्फाइनाइटली लॉन्ग, अगर इन्फाइनाइटली बड़ा होगा तो अल्फा इजिकल टू बीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जो इन्फाइनाइटली लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ई पी इजिकल टू 2 के लेमडा डिवाइड बटे आर, और साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, रिजल्ट होगा 2 के लेमडा डिवाइड बटे आर और साइन 90 डिग्री, 2 के लेमडा डिवाइड बटे आर, ई पी इजिकल टू 2 के लेमडा डिवाइड बटे आर होगा, ये रिजल्ट होगा 2 के लेमडा डिवाइड बटे आर। मतलब कि ई के पी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेमडा है और ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर है। तो ग्राफ में कुछ ऐसा दिखेगा, ये आर, ये हो गया ई पी, तो लेमडा के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेमडा के लिए हो गया, आर के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसे दिखेगा। सही है, क्लियर, ओके। अब इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, जैसे कि मान लीजिए प्लस है, अभी इन्फिनिटी लॉन्ग है, प्लस 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 प्लस, ये पूरा चार्ज है, इन्फिनिटली तक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस 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 चार्ज है, और ये भी क्या है, इन्फिनिटली लॉन्ग है। पूछ देगा कि इस पॉइंट पर फील्ड बताइए, ये भी आर है और ये भी आर है, ये लेमडा है निगेटिव, ये लेमडा है पॉजिटिव। तो यहाँ से जो फील्ड निकलेगी इस पी पॉइंट पर कैसा दिखाया जाएगा, इधर की तरफ दिखाया जाएगा। ये फील्ड निकालेगी सीधे बाहर, और ये फील्ड निकालेगी सीधे अंदर, अपने ही तरफ निकालेगी परपेंडिकुलरली इस लाइन पे। पी पॉइंट हो गया, ई पी इक्वल टू ई प्लस ई माइनस 2 के लेमडा डिवाइड बटे आर प्लस 2 के लेमडा डिवाइड बटे आर। याद रहे बच्चों कि इस लेमडा के निगेटिव की वजह से फील्ड निगेटिव नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज कर गई है। तो 2 के लेमडा डिवाइड बटे आर, ये रिजल्ट होगी 2 के लेमडा डिवाइड बटे आर, और किधर डायरेक्शन होगी, इसी की तरफ डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट, इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट। अब इसमें जो क्वेश्चन होता है वो कैसे होगा, जैसे कि एक इनफाइनाइटली कंडक्टिंग प्लेट है, ऐसे ये प्लस चार्ज है, ऐसे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, यहाँ पर पी है, पॉइंट है। तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के चलते फील्ड जो होगी कुछ इस तरह से होगी, ई पी, और इसकी वैल्यू जो होगी सिग्मा डिवाइड बटे ऑप्सिलॉन नॉट, क्या होगी, सिग्मा डिवाइड बटे ऑप्सिलॉन नॉट, इस तरह से फील्ड की डायरेक्शन फील्ड होगी, और इसकी डायरेक्शन सीधे बाहर की तरफ होगी, मतलब कि सतह पे परपेंडिकुलर होगी, इस सतह पे परपेंडिकुलर होगी। इसकी ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट होगी, इसको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इधर ई है, अब यहाँ पर एक वैल्यू है जो इसका वैल्यू हो गया सिग्मा डिवाइड बटे ऑप्सिलॉन नॉट, तो इस तरह से कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर माइनस सिग्मा, यहाँ पर प्लस सिग्मा है, जिसके चलते फील्ड किधर होगी, इधर होगी, इस प्लस के चलते, और माइनस के चलते भी इधर ही रहेगी, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक है। और यहाँ पर क्यू चार्ज एक रख दिया, तो फोर्स पूछेगा, तो कैसे पहले निकालेंगे, पहले देखो, पहले तो फील्ड निकालेंगे, पहले ई पी निकालेंगे, तो ई पी इक्वल टू हो गया सिग्मा डिवाइड बटे ऑप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा डिवाइड बटे ऑप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स सिग्मा डिवाइड बटे ऑप्सिलॉन नॉट। तो एफ इज इक्वल टू जो होगी वो क्या होगी, क्यू इंटू ई पी हो जाएगी, तो यहाँ पर होगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू
2 सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगी फोर्स। क्लियर है? इस तरह का आपको क्वेश्चन इस पे आता है। इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, याद रखेंगे। एक और आता है, इस पे कंडक्टिंग प्लेट, एक सीट भी आती है। इनफाइनाइटली सीट आती है, तो सीट बहुत पतली होती है, थोड़ा सा ये मोटी है, तो मोटी है तो इसकी जो फील्ड है याद रखना होगा, कंडक्टिंग प्लेट थोड़ा सा मोटा है ये, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होगा। और एकदम पतली जो होगी सीट, उसमें सिग्मा डिवाइड बटे 2 एप्सिलॉन 0 होती है। ठीक है, तो उसको भी मैं लिखता हूँ। ये एक इनफाइनाइटली सीट है और इसका सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड चाहते हैं, जैसे प्लस है सिग्मा, तो इसका फील्ड बाहर की तरफ होगी ईपी, और सिग्मा डिवाइड बटे 2 एप्सिलॉन 0 होगी। जैसा कि ग्राफ बताया गया है कि अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है पी पॉइंट पर और इधर आर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये वैल्यू होगी कांस्टेंट, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिग्मा डिवाइड बटे 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। क्लियर है? उसी तरह से एक चार्ज रिंग रहेगा, उसका फील्ड देखिए, चार्ज रिंग, जैसे कि ये चार्ज एक रिंग है, इस पे प्लस चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका रेडियस कितना है, आर है। इसको कहाँ पे रखे हुए हैं, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया क्या, जेड एक्सिस। तो ये रखा हुआ है एक्स एक्सिस में। ठीक है, ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट, तो इस पी पॉइंट पर जो फील्ड होगी ना वो सीधे एक्स एक्सिस में ही होगी, एक्स एक्सिस में। और इसकी वैल्यू जो होगी, फील्ड की जो मान होगा वो कुछ इस तरह से होगा, के क्यू एक्स डिवाइड बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पावर है 3/2। इसकी डायरेक्शन सीधे एक्स एक्सिस में है। क्लियर है? अब ये जो फील्ड होगी इन्फिनिटी पर क्या होगी, 0 हो जाएगी, और फिर सेंटर पे भी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ये एक्स डिस्टेंस है, तो इस एक्स पॉइंट को यहाँ लेकर आएंगे तो एक्स 0 करना पड़ेगा, सेंटर पर 0, मतलब कि इन्फिनिटी पे फील्ड क्या हो गई, 0, और सेंटर पे भी क्या हो गई, फील्ड 0। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आर जो है बहुत बहुत छोटा हो एक्स पे, तो पता है वहाँ पे फील्ड क्या होगी, वहाँ पर एक पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगी, के क्यू डिवाइड बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर, के क्यू बटे एक्स स्क्वायर हो गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 0, इन्फिनिटी पे भी 0, सेंटर पे भी 0, इन्फिनिटी पे भी 0, तो इसका मतलब कि इसका कोई वैल्यू होगा जहाँ पर फील्ड मैक्सिमम होगा। तो फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा, फील्ड मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आर डिवाइड बटे रूट अंडर 2, मतलब कि एक्स इज इक्वल टू आर बटे रूट 2 पे, और एक्स इज इक्वल टू इधर भी होगी माइनस आर बटे रूट 2 पे। अब इसकी ग्राफ अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे 0 होना है और सेंटर पे भी 0 होना है, तो ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस आर डिवाइडेड बटे रूट अंडर 2, ये हो गया प्लस आर डिवाइडेड बटे रूट अंडर 2, ये हो गया 0, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही है मैक्सिमम, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, और ये इन्फिनिटी पर आकर आपको फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ओके, अब क्या रहता है आपको ज़्यादातर कन्फ्यूजन कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह से सर्कुलर आर्क है, ऐसे ऐसे बना हुआ है, और ये इसका एंगल है थीटा, और ये हुआ पॉइंट पी, इस पे प्लस चार्ज और लेमडा दिया हुआ है, इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो फील्ड जो होगी सीधे सेंटर से बाहर होगी, तो इसकी जो वैल्यूज होगी वो हो गई 2k लेमडा डिवाइड बटे आर और साइन अल्फा डिवाइड बटे 2। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कहे कि ये एक आर्क है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट पी है और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लेमडा है, तो इसके चलते फील्ड निकालना होगा, सीधे ऐसे दिखाएंगे कि इसका फील्ड इधर हो गया और कितना हो गया, इसका रेडियस तो हाफ ये रिंग है, इसके चलते हमने को पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे, ई पी इक्वल टू 2k लेमडा डिवाइड बटे आर साइन 180 डिग्री डिवाइड बटे 2, 180 डिग्री, ये एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री, तो ये 90 हो जाएगी। तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा ई पी इज इक्वल टू 2k लेमडा डिवाइड बटे आर और साइन 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2k लेमडा डिवाइड बटे आर साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये मिलेगा आपको ई पी इज इक्वल टू 2k लेमडा डिवाइड बटे आर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, इसका रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क, अब एक डिस्क है, उसकी रेडियस आर है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसी पॉइंट पर हमें फील्ड चाहिए, तो उसकी डायरेक्शन सीधे एक्स एक्सिस में हो जाएगी, क्योंकि ये जो डिस्क रखी हुई है वाई और एक जेड में रखी हुई है, तो फील्ड किधर होगी, सीधे एक्स एक्सिस में हो जाएगी। और इसकी जो रिजल्ट होगी
ई पी इक्वल टू सिग्मा डिवाइड बटे 2 ऑप्सलॉन नॉट, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऑन द सरफेस पे अगर फील्ड की बात करें, ऑन सरफेस, तो एक्स की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 0। तो क्या रिजल्ट आएगी, ई इज ऑन सरफेस सिग्मा डिवाइडेड बटे 2 ऑप्सलॉन 0। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना होगा। आगे पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से भी क्वेश्चन आता है बच्चों। तो जैसे ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल जो होगा वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा। पहली बात, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 12 होता है, 12 बहुत छोटा होता है, तो P इजिकल टू होता है 2L इंटू क्यू। ये हो गई डाइपोल। अब इस डाइपोल में हम लोग की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इस डाइपोल के चलते एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे, ये एक्सिस है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे इस पॉइंट पे, जैसे मान लें कि यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, और कहाँ से, इस सेंटर ऑफ डाइपोल से, जैसे सेंटर है तो सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मानते हैं एक्स एक्सिस पे। तो इसको कैलकुलेट जब करेंगे ना, तो एक्स एक्सिस पे जो जो फील्ड मिलेगी डाइपोल के चलते, वो होगी 1/4 पाई ऑप्सलॉन नॉट, और यहाँ पर होगा 2pr डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर। यही रिजल्ट होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि r बहुत बहुत बड़ा होगा, तो ऐसा रिजल्ट हो जाएगा ई एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्सलॉन नॉट इंटू 2p डिवाइडेड बटे r का क्यूब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर मैं नोट में कुछ बातें लिख रहा हूँ आपको। अगर कोई पॉइंट चार्ज है, क्या है, पॉइंट चार्ज, तो उसके चलते जो फील्ड होती है वो क्या हो जाती है, 1 डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर होती है। अगर लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज रॉड पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उस रॉड से किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो 1/r उसको होता है। और डाइपोल की वजह से, याद देख रहे हैं ना आप, डाइपोल की वजह से, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1 डिवाइडेड बटे आर की होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से ये जो है प्लस हो गया, इसमें देखो, ये इसमें है कि वाई एक्सिस पर रखेंगे, यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, कितना डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर। ये पता है आपको 12 डिस्टेंस है, तो इसके जो रिजल्ट होगा, ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस का जो रिजल्ट होगा 1 डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्सलॉन 0, यहाँ पर हो गया पी, ठीक है, और पी डिवाइडेड बटे आर, और यहाँ पर होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका पावर यहाँ पर एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना होगा, 3/2। इसको सोल्व करेंगे तो सेम वैसा ही मिलेगा, ई वाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बटे 4 पाई ऑप्सलॉन नॉट इंटू पी डिवाइडेड बटे आर क्यू। कब है ये, आर बहुत बहुत बड़ा हो एल से, तब। यहाँ पर आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तब है ये। अब यहाँ पर खास बात ये है कि डाइपोल की डायरेक्शन किधर है, इधर। डाइपोल की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू इधर है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगी वो इधर होगी, ये ध्यान देना, अपोजिट होगी। इसमें क्या है कि डाइपोल की भी डायरेक्शन इधर ही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही है। ये काम का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो ये डाइपोल क्या हो गया। अब इसी डाइपोल को हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। किस में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यहाँ पर है कि जैसे यहाँ पर एक फील्ड दे दिए बाहर से, और इसमें एक वर्टिकल ऐसे डाइपोल रख दिए, प्लस क्यू, और यहाँ पर हो गया माइनस क्यू, सॉरी यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है। तो इस डाइपोल पे इधर फोर्स लगेगा एफ, इधर फोर्स लगेगा एफ, तो क्या करेगा कि ये डाइपोल इसके अबाउट घूम जाएगा। मतलब घूम जाने का मतलब है कि टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें जो टॉर्क आएगा वो आएगा पी ई साइन थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर अक्रॉस ई वेक्टर होगा। देखने में कैसा लगेगा, देखने में ऐसे हो जाएगा, देखो इसे झुक जाएगा, इस तरह से ये झुकेगा। यहाँ पर प्लस क्यू है जो फोर्स इधर लगा है, इसमें माइनस क्यू है जो फोर्स इधर लगा है, और इस तरह से ये घुमा हुआ है। यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें ई क्या है, डाइपोल है, पी है, और यहाँ पर क्या है, ई है, और ये एंगल कितना है, थीटा है, थीटा है। तो इसमें जो थीटा है वो किसके बीच का एंगल है, पी है, और ई के बीच का एंगल है। ये एक डाइपोल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे दिया गया है, तो इस तरह से डाइपोल है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड देने से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, या इसमें जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से क्या होगा, इस तरह से ये हो गया प्लस क्यू, और ये हो गया क्या, माइनस क्यू हुआ। फिर ये हो गया आपको इधर ये प्लस क्यू, और ये हो गया माइनस क्यू। अब इसमें जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, इसमें जो फोर्स लगेगा इधर, इसमें फोर्स इधर, इसमें भी फोर्स इधर लगेगा। अब इसको जबरदस्ती आप क्या करो कि इधर थीटा से घुमा दो, और थीटा से घुमा कर छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा, और यहाँ के बाद आप फिर से यहाँ चलाएगा। मतलब कि ये क्या करेगा डाइपोल, पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर चला जाएगा। तो इस तरह से घूमेगा। तो इसका जो टाइम पीरियड जो होगा वो 2 पाई रूट अंडर
यहाँ पर लिखेंगे पी आई डिवाइडेड बटे आई, ये हो गया इसका डाइपोल एज टाइम पीरियड, और टॉर्क हो गया क्या, पी ई साइन थीटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह से जो इसमें फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 1/टी होगी, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर आई डिवाइडेड बटे पी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अलग क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि जैसे यहाँ पर एक प्लेट होगा, इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, दिया हुआ है, और यहाँ से सेलिंग से एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे बांध देगा क्यू, इसका मास दे देगा एम, तो कहेगा कि टेंशन निकालिए या कहेगा कि थीटा निकालिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, नीचे में mg लग जाएगा, यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक फोर्स आ जाएगी, यहाँ पर टेंशन टी लगेगा तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट रहेगा टी कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा टी साइन थीटा, और ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो एफ फिजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ है वो हो जाएगा टी साइन थीटा के बराबर होगा, और ये एफ कितना है, ये एफ क्यू भी है, तो ये टी साइन थीटा हो जाएगा। उसी तरह से एम जी इक्वल टू टी कॉस थीटा होगा, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे दोनों को, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, टैन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बटे एम जी, और क्यू रहेगा, ई का वैल्यू रहेगा सिग्मा डिवाइड बटे ऑप्शन जीरो, अब पहले से क्या है एम जी, मतलब कि टैन थीटा की जो वैल्यूज हो जाएगी वो क्यू सिग्मा डिवाइड बटे ऑप्शन नॉट इंटू एम जी। सही है बच्चों, इस तरह से अगर इसी में टैन थीटा सोल्व करने के बाद थीटा निकल गया, उसके बाद आपको पूछेगा कि टेंशन की बात करेगा, तो टेंशन के लिए अगर बात करेंगे तो आप बेसिक मैथ जानते हैं, इसको स्क्वायरिंग और एडिंग करिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग एडिंग, तो क्यू ई इसका स्क्वायर प्लस एम जी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू टी साइन थीटा इसका स्क्वायर अब प्लस टी कॉस थीटा और इसका स्क्वायर करने के बाद आपको मिलेगा क्यू ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर इजिकल टू टी का स्क्वायर, तो टी इजिकल टू मिलेगा बच्चों क्यू ई इसका स्क्वायर प्लस एम जी और इसका स्क्वायर, ये हो गया टेंशन, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद रखेंगे रिजल्ट को। क्लियर है, तो मैंने आपको पहला चैप्टर, मतलब 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है, और ये जेई मेन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट को आप याद रखें और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और आप कमेंट करेंगे कि हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।